हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पर्सनालिटीज़ एंड थीरीज़ की बाकी के क्वेश्चंस जो पिछले वीडियो में रह गया था। जैसे कि हमारा यूनिट 6 जो कि थिंकिंग एंड लैंग्वेज इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी से रिलेटेड था, वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने PYQ प्रैक्टिस क्वेश्चन यूनिट 7 का पर्सनालिटी एंड थीरी से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 25 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। आज हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। तो नया साल सिर्फ टेस्ट चेंज नहीं होता, बल्कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू फ्रेश माइंडसेट और एक नया चांस होता है। तो खुद को बेटर बनाने का एक नया चांस मिला है हमें। तो आज की वीडियो में आपको क्लियर कॉन्सेप्ट, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लैरिटी देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो कामली फोकस करिए, डिस्ट्रैक्शन साइड में रखिए एंड लेट्स बिगिन दिस जर्नी विथ कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। द सोशियो कल्चरल cognitive approach to personality suggests that idea the one's experience can। इस क्वेश्चन में सिंपली सोशियो कॉग्निटिव अप्रोच के बारे में बात की गई है, जो कि पर्सनालिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और पर्सनालिटी हमारा वेटेज, इसका CUT PG के अगर हम फोकस करते हुए देखें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो कवर होते ही हैं एटलीस्ट इस चैप्टर से। सोशियो कल्चरल अप्रोच जो कि है, इसका करेक्ट आंसर होगा अफेक्ट बोथ पर्सनालिटी स्टेबिलिटी एंड चेंज। सोशियो कॉग्निटिव अप्रोच जो बैंडूरा से रिलेटेड है, कहता है कि पर्सनालिटी स्टैटिक नहीं होती, इंसान के एक्सपीरियंस, लर्निंग, इन्वायरमेंट और कॉग्निशन मिलकर पर्सनालिटी को सेव करते हैं। कुछ ट्रेट्स होते हैं जो स्टेबल रहते हैं, जैसे टेम्परामेंट्स, लेकिन एक्सपीरियंस से बिहेवियर और ट्रेट्स चेंज भी हो सकते हैं। मतलब पर्सनालिटी में कॉन्टिन्यूटी प्लस चेंज दोनों पॉसिबल होते हैं। तो इसका की आइडिया है हमारा पर्सनालिटी यानी इंटरैक्शन ऑफ पर्सन, environment and behavior। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट इज बेस्ड अपॉन द डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ। जहाँ भी आपको टैट या रोसैक का नाम मिले, तो आपको सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए प्रोजेक्शन का, अनकॉन्शियस चीज़ें, जो चीज़ हमारा डिफाइन करती है उस चीज़ का। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोजेक्शन। तो टैट एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है जिसमें एम्बिग्यूअस पिक्चर दिखाई जाती है। पर्सन जो कहानी बनाता है वो अपनी अनकॉन्शियस फीलिंग, नीड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रोजेक्ट करता है, अपनी फीलिंग्स दूसरे कैरेक्टर्स पर डाल देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम समझें कि अगर उसको, उसके सामने कोई कार्ड है, उस पर कोई इंक के इन ब्लॉट्स हैं, तो उसको अगर वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहा है, तो उसको कहानी का कैरेक्टर भी कुछ इसी तरह बताएगा कि हीरो अपने आप को एज अ हीरो की तरह रख करके उस चीज़ का, कहानी का बेसपन तैयार करेगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रोजेक्शन। इसलिए टैट का बेस डिफेंस मैकेनिज्म यानी प्रोजेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, जो कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, जो कि DU में 2019 में पूछा जा चुका है। मोर बेसिक traits that underline aspect of personality that can be seen by others which from the core of personality। इस कैटल के अकॉर्डिंग ट्रेट्स 2 टाइप के होते हैं, एक सरफेस और एक सोर्स ट्रेट्स। इसके बारे में हम लोग ने पहले भी बात कर चुके हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मस्ट वॉच। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी,
सोर्स टेस्ट। सोर्स ट्रेट्स में क्या होता है कि डीप बेसिक कोर ट्रेट्स होते हैं जो बिहेवियर को जनरेट करते हैं। सोर्स ट्रेट्स ऑब्जर्वेबल नहीं होते लेकिन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कोर्स क्वेश्चन में सिंपली पूछा है मोर बेसिक एंड कोर, तो ये दोनों हमारे सरफेस की तरफ सोर्स की तरफ हमारा आंसर दिखा रहा है। आपको क्वेश्चन करते टाइम बहुत ध्यान से करना है क्योंकि हम लोग को भले ही आंसर पता हो लेकिन हम लोग अगर आंसर गलत टिक करें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, ये हमारा माइनस मार्किंग ही होगा। Next question number 29 refers to the percentage of instance in which both twins shows a trait when it is present in one twin. ट्विन स्टडीज में देखा जाता है अगर एक ट्विन में ट्रेट है तो दूसरे में भी है या नहीं। इसी प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज को कहते हैं कोऑर्डिनेंस रेट। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोरकेंडेंस इफेक्ट। ये अगर हाई होती है तो स्ट्रॉन्ग जेनेटिक इफेक्ट, हाई होने पे स्ट्रॉन्ग जेनेटिक इफेक्ट होते हैं। यही चीज़ अगर हमारा जो है ये लो हो तो इन्वायरमेंट का रोल ज़्यादा होता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, हुज थ्योरी हाईलाइट फिनोटाइप टिपिक and genotypic basis of personality. आइसिंग का थ्योरी बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ पर्सनालिटी पर बेस्ड है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से मिल जाता है आइसिंग। अब इनकी थ्योरी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इनका जो बेस थ्योरी है वो बायोलॉजिकल फाउंडेशन के बारे में बात करता है, जो कि जीनोटाइप यानी कि जीन्स और फेनोटाइप यानी कि ऑब्जर्वेबल पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। आइसेंक ने बताया कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम आता है, फिर उसके बाद पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। इसीलिए जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्लियरली आइसेंक है उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रावर्जन फर्स्ट प्रपोज बाय। इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रावर्जन का सबसे पहले बात किया था कार्ल जंग ने। कार्ल जंग हमारा ऑप्शन डी। जंग ने सबसे पहले बताया कि एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से और इंट्रोवर्ट्स इनर एनर्जी वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं। बाद में आइसेंक ने इसी कॉन्सेप्ट को बायोलॉजिकली एक्सप्लेन किया। बिग 5 ने इसे एक डायमेंशन बनाया, लेकिन जो फर्स्ट प्रपोज्ड है इसलिए इसका क्रेडिट जाता है कार्ल जंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, which one of the following not a type of behavioral assessment? बिहेवियरल असेसमेंट जो है कि फोकस करता है हमारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर। बिहेवियरल मेथड्स होते हैं इसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल्स, फ्रीक्वेंसी काउंट बस होते हैं। ये रेटिंग स्केल, फ्रीक्वेंसी तीनों होते हैं, लेकिन जो थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट है टैट, ये हमारा प्रोजेक्शन से रिलेटेड होता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट है, ये अनकॉन्शियस प्रोसेस मेजर करता है, बिहेवियरल नहीं होता, पर्सनालिटी डायनेमिक्स एसेस करता है। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन में जो कि पूछा है क्लियरली नॉट अ टाइप, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
हो जाता है यहाँ पे। बाकी अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन 5 फैक्टर मॉडल। 5 फैक्टर मॉडल, जिसे हम ओसियन भी कहते हैं कभी कभी। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्सियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीबियलिटी, एग्रीबेलनेस, न्यूरोटिज्म। ये चीज़ें हैं हमारा बिग 5 मॉडल में। वहीं जो हमारा नियोपीआई है वो कोस्टा एंड मैकरे का स्पेशली इस मॉडल का मेजर करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नियोपीआई। और इसके लिए मेन हम याद रखेंगे कोस्टा एंड मैकरे। और अगर एमएमपीआई की बात कर ले तो ये क्लिनिकल है। जो एमबीटीआई की बात करें तो ये जंग से रिलेटेड है। एंड 16 पीएफ ये कैटल से रिलेटेड है। यहाँ आपका मेन पॉइंट है कि जहाँ आपको बिग 5 फैक्टर थ्योरी दिखे आपको नियोपीआई याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। द स्टडी ऑफ इनहेरिटेड portions of personality is called। बिहेवियरल जेनेटिक्स पर्सनालिटी में जीन्स वर्सेस इन्वायरमेंट का रोल स्टडी करता है। सेकेंडली ट्विन स्टडीज अडॉप्शन स्टडीज यूज करता है। ट्विन स्टडी एक मेथड है लेकिन पूरा फील्ड बिहेवियरल जेनेटिक्स है, इसलिए करेक्ट टर्म है हमारा बिहेवियरल जेनेटिक्स। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। द रोसैक टेस्ट हैज पीपल। रोसैक टेस्ट में क्या करना होता है? तो रोसैक टेस्ट हम लोग ने पहले भी बात किया है। ये एक इंक ब्लॉट टेस्ट है जिसमें एम्बिविगियस इंक ब्लॉट दिखाते हैं। पर्सन बताता है ये मुझे क्या लग रहा है। सो इंटरप्रिटेशन से अनकॉन्शियस थॉट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशनल फंक्शनिंग समझी जाती है। तो इसका कोर आइडिया जो है वो है एम्बिग्यूटी प्लस इंटरप्रिटेशन। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है हमारा, जहाँ एम्बिगुअस भी दिख रहा है और दे व्हाट दे थिंक इज इंटरप्रिटेशन भी दिख रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी सोर्स ट्रेट कैटल यूज इन पर्सनालिटी इन्वेंटरी। सो कैटल ने 16 ट्रेट्स के बारे में बात किया था। ये 16 सोर्स ट्रेट्स आइडेंटिफाई की उन्होंने फैक्टर एनालिसिस का यूज किया था। फैक्टर एनालिसिस जिसके बेसिस पे 16 पीएफ पर्सनालिटी फैक्टर्स उन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिलीव दैट traits existed as part of the nervous system। सो आइजेंक ने ट्रेट्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से लिंक किया था। उसके लिए उन्होंने पर्सनालिटी को बायोलॉजिकल सिस्टम का रिजल्ट माना था। सो सिंपल सा नर्वस सिस्टम प्लस ट्रेट्स की जहाँ भी बात आएगी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर
38. According to Kettle, traits are that are numerous and can easily be seen by other people are called. So हम लोगों ने पहले भी बात किया था इस कैटल के थ्योरी की बात बहुत बार कर चुके हैं। ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है जिसके बारे में हमेशा क्वेश्चन आते हैं कैटल की थ्योरी से रिलेटेड। सो सरफेस ट्रेट्स होते हैं जो इजीली ऑब्जर्वेबल होते हैं, डे टू डे बिहेवियर में दिखते हैं, बट डीप कॉज नहीं बताते हैं। वहीं पे जो हमारे सोर्स ट्रेट्स होते हैं वो हिडन, बेसिक और बिहेवियर का रूट कॉज होता है। इसलिए इजीली सीन जहाँ दिखाई दे, इजीली सीन यानी कि सरफेस। एक अगर हम लोग एग्जाम्पल से भी समझें तो अगर हम लोग कोई एप्पल की बात कर रहे हैं तो उसका क्या है, हम लोग जो उसके इजीली सीन तो हम लोग उसके सरफेस ही देख सकते हैं, उसके अंदर के तो नहीं देख सकते हैं। तो यानी जो आसानी से दिख जाता है वो हमारा सरफेस ट्रेट्स है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। इन बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी सी स्टैंड फॉर, अभी हम लोगों ने बात किया था इसका सिंपल सा सी था कॉन्शियसनेस, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड नेवर बी यूज बाय बिहेवियरिस्ट। तो जो हमारे बिहेवियरिस्ट हैं उनके द्वारा कौन सा जो नहीं यूज किया जाता है। बिहेवियरिज्म का कोर फोकस होता है ओनली ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर पे। सो बिहेवियर का जो मानना था कि माइंड, अनकॉन्शियस इनर फीलिंग्स को, इन सब को वो साइंटिफिक नहीं मानते थे। उनका मानना था जो सिर्फ देखा और मेजर किया जा सके वही वैलिड है। सो यहाँ क्वेश्चन ने पूछा है नेवर, तो बिहेवियरिस्ट इंटरव्यू को मानते थे, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन को भी करते उनका मानना था वी स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस होते हैं। वहीं पे पर्सनालिटी इन्वेंटरीज को भी उन्होंने कहा कि को माना, लेकिन वो कभी भी प्रोजेक्टिव टेस्ट को नहीं कंसीडर किया। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 41। Observer bias would be a problem for any method except, सो हमारा करेक्ट आंसर होगा पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ऑब्जर्वर बायस तब होता है जब एग्जामिनर या जो ऑब्जर्वर है अपनी पर्सनल एक्सपेक्टेशन, बिलीफ या मूड्स को बेसिस पे रिस्पॉन्सेस को जज करता है। इंटरव्यू, प्रोजेक्टिव टेस्ट्स और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर का इंटरप्रिटेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, इसीलिए बायस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन पर्सनालिटी इन्वेंटरी जैसे MMPI या NEW-PI फुल्ली स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं जिसमें फिक्स्ड क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग होती है। यहाँ एग्जामिनर का पर्सनल जजमेंट मिनिमल होता है, इसलिए ऑब्जर्वर बायस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। साइकोलॉजिस्ट हु स्ट्रेस्ड द importance of culture and social factor in personality development. So Karen Hosting stressed the importance of cultural and social factors in personality development. करेन हॉर्नी एंड फ्रॉइड के बायोलॉजिकल और सेक्सुअल इंस्टिंक्ट सेंटर्ड व्यू को चैलेंज किया और कहा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सोशल रिलेशनशिप, पेरेंटिंग स्टाइल, कल्चर एंड सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। उनके अकॉर्डिंग एंजाइटी, इनसिक्योरिटी और पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट्स का सोर्स चाइल्डहुड के इंटरपर्सनल एक्सपीरियंस होता है। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43, अल्बर्ट बेंड्यूरा वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ विच पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी। तो अल्बर्ट बेंड्यूरा ने सोशल कॉग्निटिव अप्रोच दिया जिसमें पर्सनालिटी के बिहेवियर, कॉग्निशन और एनवायरनमेंट के इंटरैक्शन का रिजल्ट माना गया। उनके कॉन्सेप्ट जैसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मॉडलिंग और सेल्फ एफिकेसी बताते हैं कि इंसान सिर्फ एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट नहीं होता बल्कि एक्टिवली अपने बिहेवियर को रेगुलेट करता है। इसी अप्रोच में थिंकिंग प्रोसेसेस को का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सोशल कॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मैनी इंक ब्लॉट्स आर देयर इन रोसैक टेस्ट। सो सिंपल क्वेश्चन, उसमें टोटल 10 थे। रोसैक इन ब्लॉट टेस्ट एक क्लासिक प्रोजेक्टिव टेक्निक है जिसमें टोटल 10 स्टैंडर्डाइज्ड इंक ब्लॉट कार्ड्स होते हैं। इनमें कुछ ब्लैक एंड वाइट, कुछ ब्लैक एंड रेड और कुछ मल्टी कलर्ड होता है। ये टेस्ट अनकॉन्शियस मोटिव्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और पर्सनालिटी स्ट्रक्चर को एसेस करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45, इफ बिहेवियर इज assumed to be caused by internal personality characteristics, this is known as। कैरेक्टरिस्टिक्स, जब हम किसी बिहेवियर को उसके इंटरनल ट्रेट्स जैसे एटीट्यूड, नेचर या पर्सनालिटी से एक्सप्लेन कर देते हैं और सिचुएशनल फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं तो इसे डिस्पोजिशनल कॉज कहते हैं। ये एवरीडे लाइफ में कॉमन है और इसी फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर के कॉन्सेप्ट निकलता है। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डिस्पोजिशनल कॉज। Next question is, who was deeply interested in personality and identified several kind of traits। So सबसे पहले जब भी पर्सनालिटी की बात आती है तो गोल्डन ऑलपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गोल्डन ऑलपोर्ट एक पर्सनालिटी के ट्रेट अप्रोच के प्रायनियर थे। उन्होंने ट्रेट्स को कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेट्स में क्लासिफाई किया और इंडिविजुअलिटी पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस किया। उनके अकॉर्डिंग हर पर्सन साइकोलॉजिकली यूनिक होता है, इसीलिए पर्सनालिटी सिर्फ जर्नल लॉज से ही समझा जा सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अल्पोर्ट। और इन्होंने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में बांटा था। तो हमारा जो फर्स्ट है सेंट्रल, कार्डिनल और थर्ड था सेकेंडरी। Next question. According to the Jung, the part of the mind containing a universal human memories is called unconscious. So, तो कार्ल जंग के अकॉर्डिंग अनकॉन्शियस का हिस्सा पर्सनल होता है, लेकिन एक डीपर लेयर होती है जो सब ह्यूमंस में कॉमन होती है, जिसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहा जाता है। इसमें आर्कीटाइप्स जैसे मदर, हीरो, शैडो शामिल होते हैं जो यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कलेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ फ्रूइट्स पार्ट्स ऑफ पर्सनालिटी इज मोस्ट लाइक अ डिटेक्टर। ईगो का पर्सनालिटी का डिटेक्टर कहा जाता है क्योंकि ये इड की डिज़ायर, सुपर ईगो का मॉरल रूल और रियलिटी के डिमांड्स के बीच बैलेंस बनाता है। ईगो रेशनल डिसीजन मेकिंग करता है और सोशली एक्सेप्टेड तरीके से बिहेवियर को गाइड करता है। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ईगो। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट पर्सनालिटी इज। बिहेवियरिस्ट जैसे स्कीनर के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि लर्न रिस्पॉन्स से का जो लर्न रिस्पॉन्सेस है उसका सेट होता है। बिहेवियर इन्वायरमेंट का रेनफोर्समेंट और कंडीशनिंग से सेप होता है और जो रिस्पॉन्स बार बार रेनफोर्स होता है वही पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है।
सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बी, अ सेट ऑफ लर्न्ड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन बिग फाइव थ्योरी अ पर्सनालिटी ए स्टैंड्स फॉर। इसके बारे में हम लोगों ने बात पहले भी मैं बता चुकी हूँ, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। और तब तक के लिए आप मोटिवेशन को अपना बनाए रखिए। मौका सबको मिलता है, पर हिस्ट्री वही लोग बनाते हैं जो चांस को चॉइस बना लेते हैं। अगर आज आपने समझा, रिवाइज किया और खुद पर भरोसा रखा, तो याद रखना ये नए साल तुम्हें नए रिजल्ट देगा। सो हमारे कंसिस्टेंसी प्लस कॉन्फिडेंस से हमें सक्सेस मिलेगी। इसी जर्नी को यही नहीं रोकना है, हमें आगे बढ़ते जाना है और लगातार पढ़ना है और जीत के दिखाना है। सो न्यू ईयर में नई माइंडसेट के साथ और नई विक्ट्री हम लोग गेन करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट, जो कि होने वाला है यूनिट 8, मोटिवेशनल एंड इमोशन से रिलेटेड। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे और प्रिपरेशन में कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी ना हो। थैंक यू।